आपके पास एक कार है तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी गैजेट होता है एक डैश कैमरा, और मुझे भी उसकी ज़रूरत थी। तो थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मैंने वुडमैन से ये डैश कैमरा ऑर्डर किया। इस डैश कैम के कुछ बहुत अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि 3K रेजोल्यूशन की वीडियो रिकॉर्डिंग, GPS अवेलेबिलिटी, 24 आवर्स की पार्किंग मोड और भी कई अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन शायद ये डैश कैम उतने अच्छे नहीं हैं। तो इस वीडियो में इन डैश कैम को अच्छे से जान लेते हैं और शुरू करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग से। इनके बॉक्स की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है और साइड में ही इनके कई फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है। और फिर कवर को हटाकर एक अच्छा सा दिखने वाला बॉक्स मिलता है। इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स हैं और उनके अलावा इसमें एक क्लीनिंग क्लॉथ है, कुछ पेपर वर्क्स है, एक स्क्रीन प्रोटेक्टर है और एक वारंटी कार्ड। अब मेन बॉक्स को हटा के इन छोटे बॉक्सेस को देखते हैं। सबसे पहले ये छोटे वाले बॉक्स में हमें ये फ्रंट कैमरा मिल जाता है। इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है और स्क्रीन और कैमरा में थोड़ी सी प्रोटेक्टिव कोटिंग भी देखने को मिल रही है। फिर अब बड़े वाले बॉक्स में देखते हैं और इसमें हमें मिल जाती है बहुत सारी केबल्स और एक रेयर डैश कैमरा। अब मुझे इन केबल्स के बारे में अच्छे से पता नहीं है, तो इनको इंस्टॉल करवाने के लिए मैं अपने सिटी के एक लोकल कार शॉप में गया था ताकि इंस्टॉल करते समय कोई प्रॉब्लम ना है। तो अच्छे से इनके बॉक्स कंटेंट्स को देखें तो इसमें एक फ्रंट कैमरा, एक रेयर कैमरा, एक केबल जो फ्रंट कैमरा और रेयर कैमरा से कनेक्टेड रहता है, एक केबल जो गाड़ी के इग्निशन और मेन कैमरा से कनेक्टेड रहेगी, प्रोडक्ट के कुछ पेपर वर्क जिसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं इनके बारे में, एक वारंटी कार्ड, एक स्क्रीन प्रोटेक्टर और एक क्लीनिंग क्लॉथ मिल जाता है। अब इसको लेते समय हम ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं ले रहे थे, बल्कि इसका एक प्रीडेसेसर लेने वाले थे। वो वुडमैन का 2.5 के कार कैम 1 के नाम से मिलता है। उसमें 2.5 के रेजोल्यूशन का फ्रंट कैमरा है, फुल HD रेजोल्यूशन का रेयर कैमरा है, वाईफाई का सपोर्ट है, G सेंसर है क्रैश डिटेक्शन के लिए, 24/7 पार्किंग मोड भी है और एप्लीकेशन का भी सपोर्ट है। ये लगभग 6000 रुपए का आता है और इसे ऑर्डर करने के बाद हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था कि हम इस प्रोडक्ट को अपग्रेड कर सकते हैं। इस नए डैश कैम में जो वुडमैन का विजन प्रो है उसमें 2.5K की जगह 3K रेजोल्यूशन का फ्रंट कैमरा है और एडिशनली GPS भी मिल जाता है और इसकी प्राइस 7500 रुपए है। मुझे अपग्रेड्स ठीक लगे तो हमने फिर इसे ऑर्डर कर लिया। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया और शायद आपने भी अनबॉक्सिंग के समय नोटिस किया होगा कि इसके बॉक्स में और इसके प्रोडक्ट ब्रोशर में कहीं पर भी विजन प्रो नाम नहीं लिखा हुआ है। अब मे भी ये उतना बड़ा इशू ना हो, लेकिन अगर ये विजन प्रो के नाम से बेचा जा रहा है तो कम से कम ये नाम उनके बॉक्स के ऊपर तो होना चाहिए। अब मुझे डैश कैम्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और जब हमें ये प्रोडक्ट मिला तब मुझे इंस्टॉलेशन के लिए एक शॉप पे ले जाना ही पड़ा। अब मुझे इसके स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छे लगे थे तो आपको भी पहले वही बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी को भी देख लेते हैं। दोनों कैमरास की बॉडी प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है तो क्वालिटी अच्छी लग रही है। फ्रंट कैमरा का मॉड्यूल थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें एक 3 इंच की स्क्रीन भी है। स्क्रीन के बॉटम राइट में एक LED इंडिकेशन भी है जो वाईफाई का और रिकॉर्डिंग का स्टेटस दिखाता है। नीचे की तरफ इसमें कुछ बटन्स है, एक मेन्यू बटन, लेफ्ट और राइट बटन्स, एक पावर बटन और एक ओके बटन। ये बटन्स अच्छे क्लिकी है लेकिन ये उतने अच्छे से फिक्स्ड नहीं है, जिसकी वजह से थोड़े लूज लग सकते हैं। इसमें ऊपर एक मिनी USB पोर्ट और एक AV पोर्ट है जिससे रेयर कैमरा से और पावर इनपुट के लिए कनेक्टेड रहते हैं। इसका कैमरा मॉड्यूल भी एडजस्टेबल है, यानी कि विंडशील्ड में लगाने के बाद भी इसके एंगल्स को चेंज कर सकते हैं। फिर जो रेयर कैमरा है उसका ऐसा सर्कुलर मॉड्यूल है और उसका भी एंगल चेंज कर सकते हैं और ये भी विंडशील्ड के अंदर ही लगेगा। अब इनके कुछ स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। इनके फ्रंट कैमरा में 5 मेगापिक्सल का सेंसर है और इससे 3K रेजोल्यूशन मिल जाता है, जिसके एक्चुअल वीडियो क्वालिटी के बारे में थोड़ी देर से बात करेंगे। और फिर रेयर कैमरा के सेंसर के बारे में वैसे तो कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि इससे 1080p का रेजोल्यूशन मिल जाता है। दोनों कैमरास का फ्रेम रेट सिर्फ 30 FPS तक है, जो एक्चुअली सिर्फ 25 FPS तक रिकॉर्ड करता है। तो सबसे पहले तो ये 30 FPS वाला क्लेम ही गलत हो जाता है। इसके अलावा इसमें GPS भी मिल जाता है जो पूरे ट्रिप की रियल टाइम मैपिंग करता रहता है और रिकॉर्डेड वीडियोस में भी GPS की लोकेशन और गाड़ी की स्पीड को भी वाटरमार्क करके रखता है। इसमें कोई इंटरनल स्टोरेज नहीं है और इसमें SD कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है अप टू 128 GB, जो कार्ड कम से कम क्लास 10 का होना चाहिए। फ्रंट कैमरा में इनबिल्ट माइक्रोफोन भी है जो ठीक ठाक चलता है, उतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी नहीं है। वीडियो के एंड में मैं रिकॉर्डिंग सैंपल्स भी जरूर दिखाऊंगा। इसमें इनबिल्ट वाईफाई भी है जिससे इसे फोन से कनेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए एक एंड्रॉइड और एक iOS ऐप भी है जिससे इस डैश कैम को कंट्रोल कर सकते हैं और वीडियोस को डायरेक्टली फोन में इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर इस डैश कैम के UI को देख लेते हैं और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें 4 ऑप्शंस है। एक है DVR जिससे इस डैश कैम का व्यू ओपन होता है। दूसरा है DVR सेटिंग्स जिसमें सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं। फिर है एक फाइल मैनेजर जिससे सारी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं और लास्ट में इसकी सिस्टम सेटिंग्स भी है जिसमें वाईफाई, वॉल्यूम सेटिंग्स और फैक्ट्री रीसेट जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और फिर इनके ऐप के बारे में बात करूँ तो उसमें भी यही सारे सेटिंग्स हैं। इस ऐप में जितनी भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं या फिर जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सारे आपको डैश कैम्स में ही मिल जाएंगी। हाँ, बस इस ऐप से डैश कैम के वाईफाई पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। बस इतना ही डिफरेंस समझ आया मुझे। जो एडिशनल चीज़ें इनके ऐप में है वो कुछ एडिटिंग रिलेटेड है
और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे कि वीडियो टाइमलाइन, जिसमें सारी वीडियोस एक टाइमलाइन में मिल जाती है, वो सारे फीचर्स एक एडिशनल सब्सक्रिप्शन से अनलॉक होंगे। तो बेसिकली इस ऐप का एक्चुअली कोई पॉइंट नहीं है। वीडियोस को इंपोर्ट करने के लिए मैं इसके एसडी कार्ड को निकालकर डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में इंपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो फाइल्स बहुत बड़ी हो सकती हैं और वाईफाई से इसे डाउनलोड करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो मेरे लिए तो ये एप्लीकेशन किसी काम का नहीं है। एक जो थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि इसमें रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 3K रेजोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है फाइल साइज के हिसाब से। हाँ, कुछ सिनेरियोज में वो हाई रेजोल्यूशन ही काम आता है, जैसे हमें थोड़े दूर का कोई सीन देखना है तो जूम इन करके ज़्यादा डिटेल्स हमें वो 3K रेजोल्यूशन में ही मिलेंगी। लेकिन वहीं पर इन डैश कैम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और वो है इनकी एक्चुअल वीडियो क्वालिटी। अब ये 3K रेजोल्यूशन है, जो पहली बात तो ऐसा कोई रेजोल्यूशन होता नहीं है। इनके फ्रंट कैमरा का एक्चुअल रेजोल्यूशन 2560x1440 पिक्सल है, जो मोस्टली 2K या फिर कभी कभी 2.5K बोला जाता है। और ये रेजोल्यूशन इतने छोटे 3 इंच की स्क्रीन में देखेंगे तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन जब इसे किसी बड़े स्क्रीन जैसे कि लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप या फिर अपने स्मार्टफोन में ही देखेंगे तो ये बहुत अलग लगने लगता है। मेरे हिसाब से मैंने अभी तक जितना भी इनकी वीडियोस को देखा है, ये एक्चुअली 3K रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड नहीं करता है। मे बी इसका सेंसर रेजोल्यूशन कम है इसलिए ऐसा लग रहा हो, लेकिन जो फाइनल आउटपुट है वो एक्चुअली अच्छा नहीं है। पहले फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये डैश कैम रियलिटी में सिर्फ 1920x1080 पिक्सल्स में रिकॉर्ड करता है, और जो फाइनल आउटपुट है उसे 2560x1440 पिक्सल्स में अपस्केल करके देता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतने हाई रेजोल्यूशन में डिटेल्स तो अच्छे से कैप्चर होनी चाहिए, बट डे लाइट कंडीशंस में भी अगर कोई चीज़ 3 से 5 मीटर दूर होती है तो इनकी डिटेल्स भी बहुत ब्लरी हो जाती है। जैसे कुछ गाड़ियाँ अगर हमारे सामने हैं तो उनके नंबर प्लेट्स ठीक से समझ भी नहीं आएंगे, जो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एक्सीडेंट के लिए। और चलो कार्स का ठीक है, उनके नंबर प्लेट्स थोड़े बड़े होते हैं तो काफ़ी हद तक उनकी डिटेल्स फिर भी प्रिजर्व हो जाएंगी, लेकिन 2 व्हीलर्स के तो और छोटे नंबर प्लेट्स होते हैं, और जब वो हमारे साइड से भी निकल जाते हैं तो भी उनके नंबर प्लेट्स अच्छे से नहीं दिखते हैं। और ये सब तो दिन की बात है जब अच्छी खासी लाइट मिल जाती है। तो रात के समय जब लाइट और लिमिटेड होती है तब इनकी क्लैरिटी और कम हो जाती है। और अभी तक मैं फ्रंट कैमरा की बात कर रहा था जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। रेयर कैमरा का सेंसर रेजोल्यूशन वैसे भी पता नहीं है और मुझे वो कम ही लग रहा है। ये कैमरा 1920x1080 पिक्सल्स में रिकॉर्ड करता है, और इसमें भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इसकी वीडियोस भी अपस्केल्ड है, जो प्रॉबेबली 1280x720 पिक्सल से अपस्केल होकर 1920x1080 पिक्सल्स में मिलती है। इनकी एक खास बात कि इसका नाइट विजन अच्छा है, रात में इसका एक्सपोजर लेवल बाय डिफॉल्ट ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर से सिर्फ इसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। जो शार्पनेस एक डैश कैम में होनी चाहिए वो इनमें बिल्कुल नहीं है, और शार्पनेस तो बहुत दूर है। इनकी क्वालिटी इतनी ख़राब है कि कुछ ठीक से समझ भी नहीं आता है। प्लस रात के समय गाड़ियों के हेडलाइट्स की वजह से वो गाड़ियाँ ही नहीं दिखती हैं। अब एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं, जैसे इसमें GPS भी है जो एक्यूरेटली लोकेशन बता सकता है, और वो लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स वीडियो आउटपुट में भी रखे जा सकते हैं। साथ में GPS की हेल्प से यह हर पॉइंट पर गाड़ी की स्पीड भी कैलकुलेट करता रहता है, और वो भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। फिर इसमें कुछ और क्लेम्स भी हैं, जैसे कि 24 आवर्स का पार्किंग मोड, जो एक बहुत अच्छा फीचर हो सकता था। उसके लिए एक हार्डवायर किट की ज़रूरत होगी जो इसके साथ ही आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये 24 आवर्स का पार्किंग मोड एक्चुअली काम कैसे करता है। एक टाइम लैप्स का ऑप्शन है जिसमें 15 मिनट, 12 घंटे और 24 घंटे के ऑप्शंस हैं, और गाड़ी के बंद होते ही इसे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना चाहिए, जो ये होता भी है। लेकिन मुझे अभी तक इसमें 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लैप्स फुटेज नहीं मिला है, और उसके आगे ये बंद गाड़ी में रिकॉर्ड करता भी नहीं है। ठीक है, मे बी मोशन या फिर कोलिजन डिटेक्ट करके ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता होगा, तो उसके लिए भी मैंने थोड़े बहुत अटेम्प्ट्स किए थे, जैसे कि गाड़ी से खुद भिड़ के देखना। इतना कि इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से गाड़ी को ज़्यादा डैमेज ना हो, नहीं तो मैं डैमेज हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी इसमें कोई एडिशनल रिकॉर्डिंग नहीं होती है। हाँ, एक बार रिकॉर्डिंग चेक करते समय रात के 2 बजे की भी रिकॉर्डिंग्स दिखी थी, जिसमें 2-2 मिनट्स की 2 क्लिप्स थी। अब उस समय तो किसी ने गाड़ी ऑन नहीं किया था, मे बी मेरे घर की बिल्ली गाड़ी के ऊपर चढ़ रही हो और उस मोशन की वजह से रिकॉर्डिंग ऑन हो गई हो। अगर ऐसा है तो ये 24 आवर्स का पार्किंग मोड काम तो करता है, बस मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो 24 आवर्स की पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी। वैसे तो ये मोशन डिटेक्ट करके रिकॉर्ड करना बेहतर अप्रोच है, क्योंकि इससे स्टोरेज बच सकती है, लेकिन फिर इसके बारे में मैं और कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई प्रूफ भी नहीं है कि ये 24 आवर्स का पार्किंग मोड काम भी करता है या नहीं। फिर इसमें कोलिजन इंडक्शन भी है, जैसे इसके बॉक्स में लिखा है उसके हिसाब से, जो कोलिजन डिटेक्शन होना चाहिए। तो इसमें G सेंसर भी है जो गाड़ी के टकराने पर चलना चाहिए। ये काम करता तो है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसकी सेंसिटिविटी के 2 ऑप्शंस हैं, जिसे मैंने लो पे सेट करके रखा है, लेकिन फिर भी ये हल्के धचकों में भी एक्टिवेट हो जाता है। अब वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक और अच्छा फीचर है कि जैसे ये कोलिजन डिटेक्ट होता है, उस पर्टिकुलर टाइम की वीडियो को ये अलग फोल्डर में सेव करके रखता है।
ये एक तरह से इमरजेंसी वाली वीडियोस होती है जो मेमोरी कार्ड के भरने के बाद भी डिलीट नहीं होती है। जैसे ही मेमोरी कार्ड भरने लगता है वैसे ही एकदम शुरू की क्लिप्स डिलीट होने लगती है ताकि करंट वीडियो सेव हो सके। ऐसे में जो इमरजेंसी वाली वीडियोस होती है वो डिलीट नहीं होती है क्योंकि ये कोलिजन डिटेक्शन बहुत सेंसिटिव है, तो हर एक पॉट होल में एक कोलिजन डिटेक्ट हो जाता है और फिर वो वीडियो इमरजेंसी वाले फोल्डर में सेव हो जाती है जो डिलीट नहीं हो सकती। हम खुद से चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं लेकिन ये ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होंगी, तो इनका अलग से बैकअप बनाकर किसी और हार्ड ड्राइव में रखना बेहतर रहेगा। अब थोड़े से रिकॉर्डिंग्स भी दिखा देता हूँ। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं कुछ ही वीडियोस को सिलेक्ट करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जो एक्चुअली है भी, लेकिन जो भी वीडियोस मैं दिखा रहा हूँ वो प्रोबेबली सभी में से सबसे अच्छी वीडियोस हैं। सबसे पहले जो चीज़ मुझसे मिस हो गई थी कि इनका जो फाइल फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अलग है। ये वीडियोस .ts फाइल में सेव होती हैं जो बहुत से मीडिया प्लेयर्स में शायद ना चल पाए, तो किसी तरह से आपको इसे MP4 या फिर MKV फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले दिन की समय के एक वीडियो देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके वाटरमार्क की फॉर्मेटिंग काफ़ी अच्छी है। इसमें सबसे पहले डेट, फिर टाइम, फिर लोकेशन कोऑर्डिनेट्स और फिर अप्रॉक्सीमेट स्पीड मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करके इसमें से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें अगर थोड़ा सा जूम करके देखें कहीं पर भी तो उतनी अच्छी शार्पनेस नहीं मिलेगी। प्लस इतने ब्राइट एनवायरनमेंट में भी जहाँ पर अच्छी खासी सनलाइट है उसमें भी वीडियो में जो नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये शार्पनेस और इतने ज़्यादा नॉइज़ की वजह से ही मुझे इनके रेजोल्यूशन पर डाउट हुआ था। अब दूसरी वीडियो देखते हैं जिसमें रात की वीडियोस की क्वालिटी समझ आ जाएगी। उससे पहले एक और चीज़, इसका फ्रेम रेट देख सकते हैं, वो भी 30 FPS की जगह 25 FPS पर है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है लेकिन फिर भी एक फॉल्स क्लेम है। इसका टोटल वीडियो बिट रेट भी काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से ये 2 मिनट की वीडियो भी 300 MB से ज़्यादा बड़ी है। जो नाइट वीडियो है उसमें देखें तो इसमें सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा है और इन वीडियोस में ऑब्वियसली फिर नॉइज़ भी और ज़्यादा मिल जाता है। इसमें हमारे जस्ट सामने वाली गाड़ियों को ही देख ले तो उनके नंबर प्लेट्स ठीक से समझ भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन वीडियो फिर भी स्मूथ लगती है और काफ़ी हद तक ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस जितनी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि कुछ नंबर प्लेट्स या फिर कुछ लैंडमार्क्स वो अच्छे से नहीं दिखाई देते हैं। अब इन दोनों वीडियोस के रेयर व्यू को भी देख लेते हैं। तो ये है पहले वाले डे टाइम की वीडियो और अब देख के आप ही डिसाइड कीजिए कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इसमें कहीं पर भी जूम इन करके अगर देखेंगे तो शार्पनेस तो दूर की बात है, इसमें कोई भी डिटेल्स अच्छे से दिख भी नहीं रही हैं। और सिमिलरली रात वाले वीडियो को भी देखेंगे तो उसमें तो और कुछ नहीं दिखेगा। रेयर कैमरा में एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है ताकि रात में थोड़ा और अच्छे से दिखाई दे, लेकिन उसके चक्कर में नॉइज़ और ज़्यादा बढ़ जाता है और जहाँ पर भी लाइट है वो पर्टिकुलर एरिया बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है जिसकी वजह से उसके आसपास का कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और ये विंडशील्ड के अंदर है तो जब भी गाड़ी का ब्रेक लगता है तो उस समय के लिए व्यू में ब्रेक लाइट की रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाती है जिससे जो व्यू एक्चुअल में ज़रूरी है वो और ब्लॉक हो जाता है। और अब फाइनली इनकी ऑडियो भी सुना देता हूँ। इसमें एक बिल्ट इन माइक भी है और मैंने बोला था कि इनकी क्वालिटी ठीक ठाक है, उतनी खास नहीं है। वो भी आप सुनकर डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली कैसी है। ध्यान से देखेंगे तो रोड के छोटे छोटे बम्स या फिर क्रैक्स की वजह से भी ऑडियो में काफ़ी डिस्टॉर्शन आ जाता है। मुझे नहीं पता कि माइक का एक्चुअली कितना रोल रहेगा, तो ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है इससे। तो इतनी वीडियोस देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि इनकी ओवरऑल क्वालिटी कैसी है। अब एक रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग और रिकॉर्डिंग के बीच मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा था जिसमें लगभग 2 से 3 घंटे का ड्राइव था। तो उसमें मैंने सोचा कि एक बार इस पूरे ट्रिप की वीडियो देखकर थोड़ा और एनालाइज कर लूँगा कि इतने लंबे ट्रिप की वीडियो क्वालिटी कैसी होगी। और साथ में मैंने ये भी सोचा था कि अपने फ़ोन से भी साइड बाय साइड रिकॉर्ड करके देखूंगा जिससे इनकी वीडियो क्वालिटीज़ का कंपैरिजन समझ आ जाए। तो पूरे ट्रिप की जिसमें 2.5 से 3 घंटे की जाने की और 2.5 से 3 घंटे की आने की वीडियोस होनी चाहिए थी। और कई बार ये भी नोटिस किया था कि छोटे धचकों में भी ये कोलिजन डिटेक्ट हो रहा था, तो ऑब्वियस था कि वो वीडियोस अलग से फोल्डर में सेव होने वाली है। लेकिन जब मैंने उन फोल्डर्स में उन वीडियोस को ढूंढा तब आधे से ज़्यादा फुटेज गायब हो गया था। ट्रिप के सेकेंड हाफ का तो फिर भी कुछ फुटेज है, लेकिन फर्स्ट हाफ का तो ऑलमोस्ट सारा फुटेज गायब था। ना ही वो नॉर्मल फोल्डर में है, ना ही वो इमरजेंसी वाले फोल्डर में मिला। प्लस मैंने जिस टाइम पर कंपैरिजन के लिए अपने फोन से रिकॉर्ड किया था उस टाइम का इस डैश कैम वाला फुटेज भी गायब था। तो मैं इसका कंपैरिजन जैसा मैं चाहता था वो नहीं दिखा पाऊंगा। और ये क्यों हुआ, ऐसे ही इतनी सारी बीच की फुटेजेस क्यों गायब हो गई, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो ये सारे फीचर्स को देखकर और इनके एक्चुअल यूजेज को देखकर मेरे हिसाब से ये डैश कैम अपने अप्रॉक्सीमेट 7,000 रुपए की अमाउंट को जस्टिफाई नहीं करते हैं। शुरू में मुझे लगता था कि इसका सबसे बड़ा इशू इसके 24 आवर्स के पार्किंग मोड के ना चलने का है, क्योंकि ऑप्शन दिया गया है और ये चल नहीं रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है।
लेकिन उससे बड़ा इशू ये है कि इनकी वीडियो क्वालिटी एक डैश कैम के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। डैश कैम की वीडियो क्वालिटी मेरे हिसाब से एटलीस्ट शार्प होनी चाहिए ताकि आसपास की गाड़ियों की नंबर प्लेट्स तो विजिबल रहे। उसके लिए हाई रेजोल्यूशन भी दिया गया है, लेकिन वो एक्चुअली में उतना हाई रेजोल्यूशन लग नहीं रहा है और रेयर कैमरा की हालत तो और खराब है। तो अगर कोई पीछे से गाड़ी भेड़कर वहीं से गायब हो गया तो इस डैश कैम में तो क्लियरली दिखेगा भी नहीं, जो एक डैश कैम का मेन पर्पस है। और साथ में ये भी देखने को मिलेगा कि बीच बीच की रिकॉर्डिंग्स भी गायब हो जाती है। तो ये तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको ये रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे हिसाब से तो इस पर्टिकुलर डैश कैम से दूर रहे तो अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वुडमैन के सारे प्रोडक्ट्स खराब ही होंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर मॉडल, ये विजन प्रो, जिसमें एक्चुअली वो प्रो विजन नहीं है, ये उतनी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है। और मार्केट में ऐसे बहुत से डैश कैम होंगे जिनकी क्वालिटी इनसे तो बेहतर होगी। अब मैंने इन्हें ले लिया है और बहुत टाइम भी हो गया इन्हें यूज करते हुए, तो इन्हें ही अभी कुछ समय और तक यूज करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं से तो कुछ ही सही। आप भी अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि आपको इसके बारे में क्या लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।